दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपी आरवीएनएल और यूपी पीसीएल के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की स्पेशल डेली डोज के नाम से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित हम 25 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को कारण सहित उत्तर बताते हैं और पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये उसका उत्तर कैसे आया। दोस्तों अपनी इस सीरीज में भी आज 25 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 120 वोल्ट की एक डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और बैक ईएमएफ का मान 110 वोल्ट है, तो इसकी आर्मेचर धारा कितनी होगी। दोस्तों हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन का लेवल इजी लगे क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बता दें कि यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल के प्रीवियस पेपर और एग्ज़ाम्स का लेवल यही था, इसलिए उनके लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है, तो लेवल भी वही रखा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस। तीनों घटक अपने पास है, इजीली हम आंसर इसका कर सकते हैं। कैसे आएगा? सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट, बैक ईएमएफ 110 वोल्ट, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। कैलकुलेशन करके उत्तर देखेंगे तो उत्तर आएगा 20 एम्पियर। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल जेईएन में भी आया हुआ है, तो इसको आप इजी ना समझें। हाँ, जिनको आता है उनको इजी लगता है क्योंकि उनकी अच्छी तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 220 वोल्ट सप्लाई से संयोजित डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। बिना स्टार्टर बाहरी प्रतिरोधक के आर्मेचर धारा का मान कितना होगा। देखो हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में डीसी मोटर अधिक करंट लेती है और उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो है आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होना, दूसरा स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ 0 होता है क्योंकि बैक ईएमएफ स्पीड के समानुपाती है, गति पर निर्भर करता है। इनिशियल पोजीशन को स्टैंड स्टिल अवस्था मानते हैं, इसलिए कोई गति होती नहीं है और बैक ईएमएफ भी नहीं है। आर्मेचर की धारा को यानी सप्लाई वोल्टेज का विरोध ये दो ही कारक कर सकते थे, या तो आर्मेचर का प्रतिरोध या फिर बैक ईएमएफ। ये दोनों ही घटक निम्न रह गए, इसलिए मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है और ज़्यादा करंट के कारण वाइंडिंग जल जाती है। यानी आर्मेचर को सीधे डीसी सप्लाई दे दें तो वो जल जाता है। कितनी करंट आती है आप देखिए। अब I बराबर V अपॉन आर का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। 220 वोल्ट है और 0.5 ओम का प्रतिरोध है। अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे ना तो करंट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। 2200/5 आ रहा है उत्तर इसका, तो ये लगभग आपकी 440 एम्पीयर करंट आएगी। कितनी आएगी? 440 एम्पीयर करंट। अब इतनी करंट पे आर्मेचर जलना स्वाभाविक है क्योंकि ये करंट किसी भी कंडीशन में आर्मेचर लेता ही नहीं है। यदि शॉर्ट सर्किट या ब्लॉक भी हो जाए ना आर्मेचर तब भी ऐसा नहीं होता। तो हम स्टार्टिंग में प्रतिरोधक लगाते हैं जो लगभग 99% करंट को कंट्रोल कर देता है। स्टार्टिंग में मोटर 4-5 एम्पीयर करंट ही लेगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर तेल की विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए। देखो विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं संयंता, और ये होता है एक तरह से विस्कोसिटी बोलते हैं तेल के बहाव का विरोध एक तरह से, ठीक है ना। देखो किसी भी ऑयल की विस्कोसिटी कैसी होगी ये कभी फिक्स नहीं होता है। आपको उस ऑयल का फंक्शन समझना होगा कि वो क्या करता है। एक्चुअल में ऑयल 3 काम के लिए हम लगाते हैं, जिनमें से एट ए टाइम 2 काम वो करता है। ट्रांसफार्मर में 2 काम कौन कौन से करता है? कूलिंग और इंसुलेशन का। जबकि यही किसी रोटेटिंग पार्ट वाले सिस्टम में डाल देना, जैसे बेयरिंग में भी डाला जाता है, या कोई मशीन ऐसा है जिसमें भार घूर्णन कर रहा होता है, तो उनमें वो क्या करता है, अचालक के साथ साथ कूलिंग का काम करता है, सॉरी स्नेहक का काम करता है वो। यानी वहाँ पर वो कूलिंग तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो ल्यूब्रिकेशन का काम अधिक करता है। जबकि ट्रांसफार्मर में उसका काम क्या है? ट्रांसफार्मर में काम उसका कूलिंग का ज़्यादा है, ल्यूब्रिकेशन का नहीं। तो याद रखें जिसमें ल्यूब्रिकेशन का मान कम हो
उसकी विस्कोसिटी उतनी ही निम्न होती है, वो उतना ही सरलता से बहाया जा सकता है। भाई आप देख लीजिए, एक चिकना तेल है तो उसको फर्श पर गिराएंगे तो जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा, जबकि जिसमें चिकनाई कम है तो वो जल्दी आगे बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर तेल की विस्कोसिटी निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का व्युत्पन्न यानी उल्टा 21 है, सेकेंडरी धारा और प्राइमरी धारा का अनुपात क्या होगा। एक बात ये देखिए, ये रेशो का व्युत्पन्न है ना, और सेकेंडरी धारा और प्राइमरी धारा यानी I2/I1, तो ये भी तो क्या है, रेशो का व्युत्पन्न तो ये है। भी वास्तव में धाराओं का अनुपात कैसे होता है, I1/I2 से होता है ना। हमसे क्या पूछा गया है, I2/I1, तो सेम ही आंसर आएगा। रेशियो का व्युत्पन्न करना है तो आंसर भी रेशियो का व्युत्पन्न ही आएगा, 21 आएगा। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का रेशियो होता है N2/N1, तो धाराओं के लिए क्या रहता है, I1/I2। ये अपना आंसर आना चाहिए था, राइट। अब वो ये कह रहा है कि N2/N1 का, एक बार और बता देता हूँ मैं, व्युत्पन्न 1/21, मतलब ये किसी समय 1/21 आया होगा ना। इसका व्युत्पन्न मतलब N1/N2 जो है ना, ये 21 आ रहा है। इसका मतलब N2/N1 कितना है, 1/21 है। ठीक है, अब देखो, अब N2/N1 1/21 है और ये बराबर होता है किसके, I1/I2 के। अब इसका व्युत्पन्न क्या बनेगा, I2/I1, तो 21/1 का व्युत्पन्न क्या आएगा, 21, यानी सेम आंसर आएगा 21 है, 21 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर 25 kVA का है और 0.6 पावर फैक्टर पर वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। यदि भार का पावर फैक्टर बढ़कर 0.8 हो जाए तो वास्तविक शक्ति के मान में कितनी वृद्धि हुई है। देखो 25 kVA का है, 0.6 पावर फैक्टर पर कितनी दे रहा था, 15 किलोवाट। वही 25 kVA वाला 0.8 पर कितनी देगा, 20 किलोवाट। कितनी वृद्धि हुई भाई, सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ हमारे सामने है। कितनी वृद्धि हुई, 5000 वाट वास्तविक शक्ति बढ़ा, यानी 5 किलोवाट हो जाएगा, और अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर में 20 एम्पियर एक्साइटेशन करंट पर 400 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट और 2000 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज है। 30 एम्पियर की जब भार धारा हो तो इसमें इंटरनल ड्रॉप कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक्साइटेशन करंट 20 एम्पियर है, छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी कैलकुलेशन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, दोस्तों अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले हमने अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की थ्योरी पढ़ी थी, और क्या फॉर्मूला था कि ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट करंट यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस कैलकुलेट हो जाता है अल्टरनेटर का। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंक्रोनस इम्पीडेंस ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट करंट। देखो कितनी है, ओपन सर्किट वोल्टेज 2000, शॉर्ट सर्किट करंट है 400 एम्पियर। कैलकुलेशन करेंगे, उत्तर आएगा 5 ओम। अब देखो, ये 5 ओम की प्रतिरोध में से 30 एम्पियर की भार धारा प्रवाहित होनी है, तो कितना ड्रॉप करवाएगा वो, 150 वोल्ट। भार धारा पर इंटरनल ड्रॉप कितना होगा, 150 वोल्ट होगा। आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पोल का अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर घूर्णन कर रहा है, उसका कोणीय वेग क्या होगा। एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकंड और 2πf से कैलकुलेट किया जाता है। रेडियन प्रति सेकंड उसकी इकाई होती है और 2πf उसकी गणना करने का फॉर्मूला होता है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी लानी होगी। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला है, Pn/120। पोल है 2, आरपीएम है 1500, 120 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 25 हर्ट्ज, राइट। 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ गई, तो 2 × 3.14 × 25 कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर आएगा 157 रेडियन
प्रति सेकंड। क्वेश्चन का आंसर सी कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको कंप्यूटर साइड में भी हेल्प दिला सकता है, कंप्यूटर में भी अच्छा खासा काम आएगा। 32 KB किसके बराबर होती है? देखो 32 किलो ओम है ना, वो तो 32,000 ओम के बराबर हो जाते, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, तो 1024 इंटू 32 कर दो, 32,768 बाइट आ जाएगा। आंसर रहेगा बी। इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइड में आ सकता है, यूपीपीसीएल में, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हमें और पूछा गया है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं। सिलिकॉन जर्मेनियम से अधिक तापमान सहन कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, इसीलिए तो सिलिकॉन को अधिक उपयोग में लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, जर्मेनियम में ऊर्जा अंतराल सिलिकॉन की तुलना में अधिक होता है, तो ये गलत हो गया। अधिक स्थायित्व सिलिकॉन में होता है। बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मान वाला सिलिकॉन का अधिक है। जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सिलिकॉन का 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी एनर्जी गैप जो है ना, वो सिलिकॉन में अधिक होता है, जर्मेनियम में अधिक नहीं होता। तो गड़बड़ क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और सेकंड गलत है, तो इसके लिए हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 चार्ज पिंड पर समान हो तो उनके बीच कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। आवेशित वस्तुओं पर धारा प्रवाह नहीं होगा यदि उनके बीच विभव एक समान हो। दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब विभव में अंतर हो। यदि 2 बिंदुओं के बीच में विभव समान हो तो उनके बीच में कोई धारा प्रवाह कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ताप का भी है, ऊष्मा स्थानांतरित तभी होती है जब ताप में अंतर हो। यदि तापांतर नहीं हो तो हीट भी ट्रांसफर नहीं होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन विद्युत चुंबक का एप्लीकेशन नहीं है। ये तो बहुत इजी ऑप्शन डाल दिया, कोई ऐसे ही मतलब हाँ, लेकिन पेपर में आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो कॉलिंग बेल घंटी तो करती है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ही ना। इलेक्ट्रिक आयरन नहीं है, ये उसमें सिद्धांत पर काम करती है, तो शायद बी ही रहेगा। रिले और ट्रांसफार्मर भी करते ही है, तो सही बात है, बी ऑप्शन की ओर ही जाना पड़ेगा। ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर नहीं, ये उसमें सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 2 चालकों के मध्य उत्पन्न आर्क को घटाने के लिए कौन सी युक्ति काम में लेते हैं। पहली बात तो ये कि 2 चालकों के बीच में आर्क नहीं, यूँ समझ लीजिए कि स्विच का जो कॉन्टेक्ट होता है ना ऑन ऑफ करते समय, उसके आर पार भी स्पार्किंग होती है। इस आर्क का कारण होता है हाई इंडक्टेंस। उच्च इंडक्टेंस के कारण ही स्पार्किंग होती है, और उस इंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर लगा देंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा के रूप में उसको स्टोर कर लेगा। कैपेसिटर लगाया जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक केबल की सामान्य क्षमता 16 एम्पियर है। यदि धारा को पूर्ण बार पर अतिरिक्त रक्षण से रक्षित हो तो केबल की धारा क्षमता कितनी होगी। दोस्तों 2 बातें होती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक होता है कोर्स एक्सेस, अब मैं हिंदी तो इसकी किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, और एक होती है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। धारा से किसी सिस्टम को प्रोटेक्शन कहते हैं 2 तरीके से दे। कोर का मतलब होता है रुक्ष अतिधारा, रुक्ष यानी हल्की सी भी लीकेज नहीं चलनी चाहिए, तो इसके लिए गुणांक होता है धारा रेटिंग का 0.81। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए होता है 1.23 गुना। तो ये अभी क्लोज एक्सेस ही पूछ रहा है, अतिरिक्त का मतलब क्लोज एक्सेस ही होता है। तो 16 एम्पियर को आप 1.23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा और लगभग 20 एम्पियर आएगा, 19.96 बनेगा। तो 20 एम्पियर इसके लिए धारा क्षमता रहेगी। यदि ये कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए होता ना, तो इस 16 को 0.81 से मल्टीप्लाई करते और तब अपना उत्तर लगभग 13 एम्पियर के आसपास आता। तो आप दोनों उत्तर याद रखें।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में 250 वोल्ट की सिंगल फेज एसी सप्लाई है, जहां पर ए शिफ्ट में 6 एम्पियर, बी शिफ्ट में 4 एम्पियर और सी शिफ्ट में 6 एम्पियर का रेजिस्टिव लोड है। बिजली की लागत 2 रुपये प्रति kWh है। 24 घंटे में बिजली का बिल कितना होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि प्रत्येक शिफ्ट का टाइम हमें नहीं दिया तो आप 8-8 घंटे की मान सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, ऐसा ना करें तो प्रत्येक शिफ्ट का आप लोड कैलकुलेट करें और उनको जोड़ दीजिए और वो लोड अपने लिए एक तरह से 24 घंटे का हो गया। लेकिन 24 घंटे में टोटल लोड हम नहीं मान सकते, क्योंकि ए शिफ्ट में वो लोड 8 घंटे रहा और फिर बंद हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, ऐसा जब भी न दे तो आपको 8-8 घंटे ही मानना है। ए शिफ्ट में लोड के लिए V/I करना पड़ेगा ना, और 8 घंटे उसका टाइम मानते हुए यूनिट निकाल दो। वोल्टेज कितनी है? 250। करंट कितना है? 6 एम्पियर। धारा समय कितना मानेंगे? 8 घंटे का समय मानेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर दें, आपके पास एक इसकी यूनिट आ जाएगी, जो भी आएगी आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। और ये लगभग कितनी आएगी? 25 को 8 से करेंगे तो 200 आएगा। ये 2 जीरो ये गया, लगभग 12 यूनिट आएगा। ए शिफ्ट में कितनी होगी? 12। इसी तरह से बी शिफ्ट में 250 वोल्ट, 4 एम्पियर की धारा, 8 घंटे तक चलेगी। 1000 से तो 2500 के 100, 1000 से ये चला जाएगा, है ना। तो इसके 8 यूनिट आ जाएंगे, तो 12 और 8 कितने हो गए? 20 यूनिट। इसी तरह से सी शिफ्ट का 250 इंटू 2 इंटू 8/1000, राइट। तो इसके लिए कितना आएगा आपका? 4 यूनिट। तो लगभग 24 यूनिट बना। 2 रुपये यूनिट का है तो कैलकुलेट कर दीजिए, लगभग 48 रुपये आएगा। डी उत्तर रहेगा। आप कैलकुलेशन करें और उत्तर का मिलान ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बहुत इजी है। एक इंडक्टिव कॉइल में हम क्या स्टोर कर सकते हैं? इंडक्टिव कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा होती है और इसको 1/2 Li² फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा होती है और उसको 1/2 CV² से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट और 2300 वोल्ट का है, यानी स्टेप अप करता है। 0.25 लेगिंग पावर फैक्टर पर 5 एम्पियर की धारा नो लोड पर वो ले रहा है। इस समय कोर हानियों का मान कितना है? दोस्तों नो लोड पर एक ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई इनपुट शक्ति उसमें लोहे हानियों के रूप में व्यय होती है। तो पावर ज्ञात करने के लिए आपको VI cos phi का फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेशन कर दीजिए। अब कन्फ्यूजन ये है कि वोल्टेज कौन सी रखें। देखो इस समय सप्लाई का कंजप्शन प्राइमरी साइड ही हो रहा है, सेकेंडरी तो ओपन है, तो सेकेंडरी साइड में तो कोई धारा है ही नहीं। जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी प्राइमरी साइड ही चल रहा है, इसलिए सेकेंडरी वोल्टेज को यहाँ नहीं लेंगे, छोड़ देना है और प्राइमरी वोल्टेज के अकॉर्डिंग कर देंगे। 230 इंटू 5 इंटू 0.25, ये जो भी उत्तर आएगा वाट में होगा और वही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। 287.5 वाट इस समय लोहे हानियाँ इसमें हो रही है और आप कैलकुलेशन करके इसका मिलान जरूर करें। VI cos phi करना है, प्राइमरी का ही रखना होता है सब कुछ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्कॉट संयोजन में न्यूट्रल मेन वाइंडिंग को किस अनुपात में बांट देता है? सबसे पहली बात, स्कॉट कनेक्शन जो होता है ना, ये 2 फेज को 3 फेज में या 3 फेज को 2 फेज में करने के लिए काम में लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो ये बनेगा पेपर में, इस तरह का आ सकता है। और ऐसा काम करने के लिए ये 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज करता है, जिसमें एक को बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर, एक को बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। तो 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को सप्लाई देने के लिए 4 सिरों की आवश्यकता है ना, जबकि हमारे पास तो 3 फेज है, इसलिए 3 ही सिरे थे। तो टीजर ट्रांसफार्मर का एक भाग, एक सिरा मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के आधे भाग से संयोजित होता है, तो वो 1:2 भाग में बांट देता है उसको। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मीटर पर अंकित
2.5 एक संख्या हमें किस ओर संकेत करती है? दोस्तों याद रखें, मीटर के डायल पर कई तरह के प्रतीक हो सकते हैं। जब केवल और केवल ऐसे एक संख्या लिखी हुई हो तो ये संकेत करती है उसमें त्रुटि पर, सूचित त्रुटि पर। यानी इस मीटर में 2.5% की FHD पर एरर है। जब ये फुल स्केल डेफ्लेक्शन देता है तो 2.5% की इसमें त्रुटि हो सकती है। सपोज दैट 100 वोल्ट मेजरमेंट दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2.5% की इसमें गलती हो रही है। यानी 97.5 से लेकर 102.5 के बीच बीच में हो सकता है सप्लाई वोल्टेज हो, और ये हमें अलग दिखा रहा है। प्लस माइनस होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि स्टार में संयोजित मोटर के स्टेटर में धारा का मान कितना होता है? डेल्टा से कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, स्टार की अपेक्षा डेल्टा में 3 गुना होती है। यानी स्टार वाली को 3 गुना करते हैं ना तो डेल्टा की आती है। जैसे स्टार में 10 एम्पियर है ना, तो डेल्टा के लिए कितनी हो गई? 30 एम्पियर। तो डेल्टा की अपेक्षा स्टार की कितनी हो गई? 1/3। डेल्टा में 30 ले रहा है तो स्टार में कितनी लेगा? 10 एम्पियर। और इसका कारण भी क्या है? इसका कारण होता है दो फेजों के बीच में प्रतिरोध जो है ना, वो स्टार में 3 गुना अधिक होता है। जैसे स्टार में दो फेजों के बीच में प्रतिरोध 12 ओम आ रहा है, तो डेल्टा में 4 ओम ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ओपन सर्किट हो तो एक बैटरी में 110 वोल्ट है, 20 एम्पियर का भार जब इस पर कनेक्ट करते हैं तो 104 वोल्ट तक गिर जाती है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है बताइए? देखो आंतरिक प्रतिरोध के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि हमें तो करंट भी दे रखा है यहाँ पर। E-V/I होता है। यानी EMF का मान 110 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज का मान 104 बटे करंट का मान कितना है? 20 एम्पियर। देखो ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 6/20। कैलकुलेशन 6/20 की करेंगे तो 0.33 ओम आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होते, ये ध्यान रखें। अगर फॉर्मूला प्रॉपर और टाइम पर हमें याद आ जाता है तो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेल है और प्रत्येक सेल 2.1 वोल्ट का है और सीरीज में जुड़े हुए हैं। यदि सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध 0.6 ओम हो और वो बाहरी प्रतिरोध 12 ओम के साथ जुड़े हुए हो तो परिपथ में धारा कितनी होगी? बड़ा सिंपल है। देखो भाई 2.1 × 6 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज कितनी देंगे? 12.6 वोल्ट। और 12 ओम के साथ में 6 ओम 0.6 ओम आंतरिक प्रतिरोध उनका आता है, तो ये हमेशा जुड़ता ही है। प्रतिरोध भी कितना हो गया? 12.6 ओम। धारा का मान कितना आएगा? 1 एम्पियर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय स्टार्टर में ऑफ पुश बटन में न्यूनतम कॉन्टैक्ट कितने होने चाहिए? मैग्नेटिक स्टार्टर की बात कर रहा है। स्टॉप कमांड देता है ना, पहली बात ध्यान रखो कि स्टॉप कमांड खुद हमेशा NC ही होता है, ताकि चलते हुए सर्किट को ये तोड़ देगा, है ना। तो ये NO हो जाना चाहिए जब हम प्रेस करेंगे तब। तो कम से कम 1 NC तो उसमें होना ही चाहिए। देखो न्यूनतम संपर्क पूछा है तो 1 NC नॉर्मली क्लोज उसमें होता ही है। इसी तरह से ऑन पुश बटन है ना, तो उसमें मिनिमम 1 NO नॉर्मली ओपन होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट कमांड देंगे तो NC बनेगा और कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। फिर ऑक्सिलरी होल्डिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू लगातार सप्लाई मिलती रहती है और कॉइल अपनी पिकअप रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल संख्या 10 को प्रदर्शित करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी? देखो भाई 10 को कैसे प्रदर्शित करेंगे इसके लिए आपको याद भी रखना होगा। ना याद है तो 2 से भाग दे करके आप इसका आंसर निकाल दीजिए। कितना आएगा? आई थिंक आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा, अगर देखते हैं तो 1000। राइट। भाई 10 को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास कितना आएगा? 1000। यानी 100। और इसके लिए बिट काउंट करें तो कितनी बिट बन रही है? 4 बिट। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए तो 4 ही होगा। कहीं ना कहीं डिवाइडेशन में अपने प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो सबसे पहले जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 5 और शेषफल आएगा 0। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा 2 बार, लेकिन शेषफल आएगा 1 इस बार। और जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 0, यानी 1010 आएगा। सॉरी, ठीक है, 1000 नहीं, 10 होगा। तो बिट गिन लीजिए 1 2 3 4। कितनी बिट बनी?
4 बिट, तो 4 बिट के लिए रहेगा ऑप्शन अपना बी आएगा। डेसिमल संख्या 10 को अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो बिट आएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापी उपकरण के वास्तविक मान के निकटतम उसकी वैल्यू को क्या कहा जाता है। देखो, उपकरण के वास्तविक मान के नज़दीक जितनी वैल्यू होती है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं हम उसकी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के सापेक्ष होता है ये, यानी पूर्ण पैमाना विक्षेप के संदर्भ में ये मान देते हैं, और जितना उसका मान होता है यही उसकी परिशुद्धता एक्यूरेसी कहलाती है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की करंट गेन अल्फा का मान 0.98 है तो बीटा बताइए। दोस्तों, अल्फा बीटा में संबंध होता है, आप दोनों को जरूर याद रखें। बीटा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, एक में से 0.98 आपको घटाना पड़ेगा, तो 0.98 बटे 0.02 आएगा, और कैलकुलेशन करेंगे तो बीटा का मान कितना आएगा 49। अल्फा बीटा को जरूर याद रखें, आपको पेपर में जरूर इनसे संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए ये थे 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया, क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप में दोस्तों को आप फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।